दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऋषिका और आज हम पढ़ने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिन्हें हम डीपीएसपी भी कहते हैं। इसे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य रखा गया है तथा इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, राज्य में सामाजिक आर्थिक की स्थापना करना, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो ये जो डीपीएसपी है ये राज्य के स्टेट के वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं। ये राज्य स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्न हैं। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 36 की। अनुच्छेद 36 में राज्य को परिभाषित करना होता है। राज्य अपनी परिभाषा देगा, मध्य प्रदेश राज्य अपनी परिभाषा देगा, उत्तराखंड अपनी, और जितने भी हमारे देश में राज्य हैं वो अपनी अपनी परिभाषा देंगे अनुच्छेद 36 के अंतर्गत। अनुच्छेद 37 न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, किंतु इसे लागू करना राज्य का कर्तव्य है। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है लेकिन इसे लागू करना राज्य का कर्तव्य है। राज्य अगर कोई राज्य किसी भी पॉलिसी को एक राज्य में, जैसे उत्तराखंड में एक पॉलिसी जारी की गई और मध्य प्रदेश में वो पॉलिसी को हमने जारी नहीं किया, तो अब मध्य प्रदेश के लोग न्यायालय में जाकर केस नहीं कर सकते कि इस पॉलिसी का हमें फ़ायदा नहीं मिला। जब मध्य प्रदेश सरकार वो पॉलिसी बनाएगी तब मध्य प्रदेश के लोग उस पॉलिसी का लाभ उठा सकेंगे, लेकिन वो इस पॉलिसी के लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं कि हमारे यहाँ ये हमारे साथ कोई अन्याय हो रहा है, उत्तराखंड में ये पॉलिसी बन चुकी है और हमारे यहाँ नहीं आई है, तो इसको न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 38 की। अनुच्छेद 38 कहता है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। इसमें राज्य जो है, स्टेट है, वो लोक कल्याण मतलब पब्लिक वेलफेयर के लिए, अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। जैसे सामाजिक व्यवस्था, मान लीजिए कोई पब्लिक टॉयलेट बना दी, पब्लिक पार्क्स बना दिए, ताकि पब्लिक का वेलफेयर हो सके। अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता तथा समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था। समान न्याय मतलब अमीर हो गरीब हो उसको समान न्याय मिलना चाहिए, लड़का हो लड़की हो समान न्याय। निःशुल्क विधिक सहायता मतलब फ्री लीगल हेल्प तथा समान कार्य के लिए, किसी भी कार्य के लिए आपको समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था राज्य कराएगा। अब हम बात करते हैं सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। मीन्स सार्वजनिक जन का स्वामित्व मीन्स हमें अपने रिसोर्स को नियंत्रण करना है। रिसोर्स का रेगुलेशन के हिसाब से ही हम सार्वजनिक जनों का हित कर सकते हैं, सर्वोत्तम साधन हो सके। 39 का कहता है धन का समान वितरण। ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ अमीर लोगों के पास सारा धन चला गया है, गरीब लोगों के पास भी धन का समान वितरण होना चाहिए, मतलब रेगुलेशन ऑफ मनी। चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 40 की। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों के निर्माण की बात करी गई है। अनुच्छेद 40 में बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ दशाओं में काम और शिक्षा और लोक सहायता पाने की अधिकार। जैसे कुछ दशाओं में अगर मतलब कि युवाओं को रोजगार, शिक्षा मिलनी चाहिए, 6 से 14 साल के बच्चे उन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए, शिक्षा पाने का अधिकार है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 42 की। काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। प्रसूति सहायता जो औरतें प्रेग्नेंट रहती हैं उनके लिए कई प्रकार की योजनाएं बनाए राज्य ताकि उन्हें सहायता मिल सके। काम की न्याय संगत हो मीन्स काम न्याय संगत होना चाहिए, जैसे कि मतलब आप जिस हिसाब से आपको उस हिसाब से काम देना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 43 की। अनुच्छेद 43 कहता है कि कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। कर्मकारों में जो मजदूर हैं, लेबर हैं, उनके लिए निर्वाचन मतलब उन्हें कोई काम देना चाहिए, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, और उन्हें कुटीर उद्योग मतलब अपना छोटा मोटा बिजनेस चलाने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। ये अनुच्छेद 46 लिख गया था, हम अनुच्छेद 44 पर चले जाते हैं। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। जो नागरिक हैं दोस्तों, हमारा अनुच्छेद 44 कहता है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता मतलब यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये होता है कि
इस कानून का मतलब यह है कि देश में सभी धर्मों समुदाय के लिए एक कानून समान होना चाहिए। देश में सभी धर्मों समुदाय के लिए एक समान एक बराबर कानून बनाने की वकालत की गई है। दोस्तों, वर्ष 2002 का 46वां संशोधन अधिनियम, इसने अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया और प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकारों में बना दिया। अनुच्छेद 46 कहता है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। आसान भाषा में हम समझाएं तो राज्य समाज के कमजोर वर्ग जैसे कि ST SC है और अन्य कमजोर वर्ग को शैक्षिक और आर्थिक हितों का बढ़ावा देना चाहता है। अनुच्छेद 47 वो कहता है हमारा, अनुच्छेद 47 है, पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाएगा और नशीले पदार्थ जैसे कि बियर है, शराब है तथा स्वास्थ्य के लिए जो भी हानिकारक हैं, जो भी नशीले पदार्थ हैं, उनके ऊपर रोक लगाएगा। ये राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 48, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। तो कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना है। जैसे कि कुछ नस्लों में, जैसे कोई भी पशु है, उनके लिए एक गायों, बछड़ों और अन्य दुधारी पशुओं के वध पर रोक लगाएगा कि उनकी वध ना किया जाए, उन्हें मारा ना जाए, और मवेशियों को पालने और उनकी नस्लों को सुधारने के लिए कार्य करेगा। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत अनुच्छेद 48 का कहता है, पर्यावरण का संरक्षण और तथा संवर्धन और वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा करेगा। पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना, ये बिल्कुल सीधा साधा है, इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं अनुच्छेद 49 की, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का संरक्षण करना। राज्य के जो कलात्मक एवं ऐतिहासिक महत्व, जो स्मारक हैं, जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, उनकी रक्षा करना, उन्हें समय समय पर उनका रेनोवेशन करवाते रहना। अब हम बात, अनुच्छेद 50 कहता है, कार्यपालिका एवं राज्यपालिका पृथक्करण। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को और कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा। जो न्यायपालिका है और जो कार्यपालिका है, इन्हें अलग अलग करेगा। जो जुडिशरी है और जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट है, इनको अलग अलग करना है, इनका पृथक्करण। अनुच्छेद 51, राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि। यह राज्य घोषणा करेगा कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करेगा। राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि, मतलब जो ट्रीटी होती हैं, दायित्व के लिए सम्मान का बढ़ावा देना, मध्यस्थता तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहन करना। ये कुछ पॉइंट हो गए हैं जो अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच में अंतर। सबसे पहले नीति निर्देशक तत्व, यह आयरलैंड से किस संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के सिद्धांत से लिया गया है। जो हमारे DPSP हैं, इन्हें आयरलैंड के सिद्धांत से लिया गया है। और मौलिक अधिकार हैं, ये USA के संविधान से लिए गए हैं। ये अंतर क्या है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से और मौलिक अधिकार USA के संविधान से लिए गए हैं। इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में है और इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में है। इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता। इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे मूल अधिकार हैं, जैसे जीवन जीने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, अगर इन्हें आपसे छीना जा रहा है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए राज्य ने कोई योजना नहीं बनाई, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप उसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं। इसे समाज की भलाई के लिए बनाया गया है। इसे व्यक्ति के अधिकार के लिए, इसमें मतलब समाज की वेलफेयर के लिए बनाया गया। इसमें व्यक्ति के अधिकार मतलब जीवन जीने का अधिकार, खाने पीने का अधिकार, शिक्षा के अधिकार के लिए बनाया गया है। मौलिक अधिकार को लिए ये सिर्फ वेलफेयर के लिए है कि बना दिया तो बना दिया, पार्क बनाना है तो बना दिया, नहीं बनाना तो ठीक है, चल रहा है जीवन तो चल रहा है ना बिना पार्क के। यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है, यह सरकार के महत्व को बढ़ाता है। इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है।
मौलिक अधिकारों के पीछे कानूनी मान्यता है। यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है। यह अधिकार नागरिक के स्वतः प्राप्त हो सकता है। ये जो मौलिक अधिकार हैं, आप जन्म से प्राप्त कर सकते हैं उस देश का मौलिक अधिकार। और लेकिन ये राज्य ने अगर लागू कर दिया, उसके बाद ही नागरिक प्राप्त कर सकता है। अगर राज्य ने नहीं लागू किया तो आपको नहीं मिलेगा।